देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके जो बीएनपी है, इसमें आपको अगर कमांड चाहिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, और सीए का तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है और सीएमए के अंदर बीच में आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे आपने सेक्शन 28 पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन, हाउ टू कंप्यूट बीएनपी इनकम, 30, 31, 37, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, 37 टू बी, और सेक्शन 38 टू। बच्चों, इसको पढ़ने में आपको मात्र 5 से 10 मिनट लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन। बीएनपी की इनकम निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और एक क्या, इनडायरेक्ट मेथड। इस चार्जिंग सेक्शन में आपको पता है कि कोई भी अगर आप बिजनेस से इनकम कमाते हो तो इनकम बीएनपी में जाएगी, और आपके अगर बिजनेस के कारण कोई भी प्रकार का बेनिफिट मिला, परक्यूजिस मिली काइंड में या कैश में, तो वो भी इनकम मानते हैं। और आपको पता है इसी के ऊपर 194 आ रहा है, इसी के ऊपर 194 आ रहा है जो टीडीएस कटता है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से मैंने आपको आपकी कॉपी में दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस आप एक बार करिए। इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, पीएनएल में जो चीजें गलत होती है उसको हटाते हैं और जो डेबिट होता है उसको ऐड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम जो चीज सही होती है वही लेते हैं। तो जो बुक अभी मैंने आपको रिकमेंड कर रखी है, उस बुक के अंदर केवल जो क्वेश्चन दिए गए डायरेक्ट मेथड का केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, और बाकी क्वेश्चन सब इनडायरेक्ट मेथड के मिलेंगे। तो अब पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये वाले सेक्शन पढ़ो। इनको पढ़ने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना। ये हमारे मेन सेक्शन होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं मेनली इनके ऊपर बेस होते हैं। फिर ये पढ़ने के बाद आपको 40 स्मॉल ए टीडीएस वाला सेक्शन, 40A2, 40A3 जिसमें 3A आता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो आता है, और एक 43B आता है, और एक 40A7 वो ग्रेचुइटी का प्रोविजन आउट नहीं होता, और 40A9 कोई भी फंड रिजन में दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशन आउट नहीं होता। ये आपको पढ़ना चाहिए, और ये अच्छे सेक्शंस है। ये पढ़ने के लिए आपको मेरे हिसाब से इनको रीड करना और एक बार लर्न करना, दोनों मिला के 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है ये। अगर मैं भी आपको बोलूँ ना कि बच्चों मैं क्लास बंद करके बैठा हूँ, आप एक बार पढ़ो, तो आप 1 घंटे में करके बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको अगला काम करना चाहिए, सेक्शन 32। सेक्शन 32 अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आप इंडिविजुअल के असेसमेंट के क्वेश्चन कर जाओगे, फिर है ना, इंडिविजुअल असेसमेंट क्वेश्चन कर जाओगे। फिर भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप एक बार सेक्शन 32 कर लो। ठीक है, या आप 32 नहीं करना चाह रहे हो तो एक बार रुक जाओ, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, हाँ, बट कंडीशन ये है कि 32 में बार बार लिख रहा हूँ, बार बार काट रहा हूँ, इसकी वर्किंग नॉलेज तो होनी चाहिए। जब आपने एक बार पढ़ा होगा तो इतना नॉलेज तो सबको होता ही है कि वर्किंग 32 में क्या होता है। ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, आइए। इतना मैटर इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले अपन को एक क्वेश्चन, ये देखो आप, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, मिस्टर मिथुल ए रेजिडेंट, एज 63 है। बच्चों ये काफ़ी मैटर करता है एज, क्योंकि टैक्स निकालने के समय या जब डिडक्शन मिलते हैं तो एज सीनियर सिटीजन के लिए कई प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। एक डॉक्टर है और वो एक क्लिनिक चला रहा है, और ये उसका स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ पे खर्चे दिए हुए हैं, कई प्रकार के यहाँ पे खर्चे दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ इनकम दी गई है। अगर हम क्वेश्चन, उसके बाद कुछ हमको अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये बेसिकली अदर इंफॉर्मेशन या तो क्लबिंग से होती है, गिफ्ट से होती है, डिडक्शन से होती है ना। एक दो पॉइंट ये उसके डाल देगा, तो ये अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है ना। काफ़ी सारी यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन दी है। ये वाली इंफॉर्मेशन तो पूरी की पूरी उसने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर दी है, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर।
मतलब हाउस प्रॉपर्टी की भी छोटी सी इनकम निकलवा रहा है। ये वाली इनकम डिडक्शन, डिडक्शन, ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगा, ये बीएनपी की इनकम निकालने के काम में आएगा, और ये वाले जो आपकी सैलरी की इनकम यहाँ पे दे रखी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इसने क्या कर लिया, अदर सोर्स भी पूछ लिया, है ना, सैलरी का भी कुछ कंपोनेंट दे दिया, और यहाँ पे है ना इसने यहाँ पे क्या नाम है, हाउस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे दे दिया। तो अब अपन को, और फिर उसके बाद डिडक्शन भी दे दिया। तो जब ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाएंगे एक पी एंड एल, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और सबसे पहले देखो कौन कौन से हेड अप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखकर पता चल जाता है कि एक तो बीएनपी हेड अप्लाई हो रहा है, एक अदर सोर्स अप्लाई हो रहा है, एक सैलरी हेड अप्लाई हो रहा है, और प्लस एक हाउस प्रॉपर्टी हेड भी आपका क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो देखो चार हेड हो गए, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बीएनपी हो गया, और अदर सोर्स हो गया, और फिर बाद में क्या आ जाते हैं, डिडक्शन आ जाते हैं। ओके, अब जब हमने यहाँ पे बनाया स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या, टोटल इनकम, ठीक है। तो क्योंकि सैलरी में ज़्यादा डेटा नहीं होता, तो इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे ए इनकम फ्रॉम सैलरी। वही, अब आपको पता है डेटा सैलरी के अंदर इतना सा है, तो आप एक स्पेस छोड़ के, है ना, स्पेस छोड़ दो और 5-7 लाइनें छोड़ दो, बी इनकम फ्रॉम, या आप स्पेस नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि ये वाले क्वेश्चन के अंदर काफी सारा मैटर लिखा हुआ है और आपको आइडिया नहीं है, तो आप 2 लाइनें छोड़कर यहाँ पे से लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्किंग नोट नंबर 2। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि मैटर ज़्यादा है तब तो आप स्पेस छोड़ो, अगर आपको लगता है कि मैटर ज़्यादा नहीं है तो आप स्पेस मत छोड़ो, है ना। आइए तीसरा, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैटर ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बना देना है, और अगर आपको लगता है मैटर कम है तो यहीं दिखा दो, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर सी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वर्किंग नोट नंबर 3, और इसका तो वर्किंग नोट पक्का बनेगा बनेगा क्योंकि यही मेन कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन डोमिनेट बीएनपी को करता है। डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। स्पेस हमेशा रखा करो इन दोनों के बीच में ताकि कोई एडजस्टमेंट अगर जरूरत पड़े तो हो जाए, और वो हमारी क्या जाती है, जीटीआई, और जीटीआई में से चैप्टर 6A का क्या मिलता है, डिडक्शन। ये मेरा फॉर्मेट हो गया। अब अपन एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इनकम साइड को देखो, तो इनकम साइड को देखकर पता चलता है कि एक तो फीस मिली है तो ये तो बीएनपी में ही जाएगी, एक सैलरी रिसीव फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, बताओ ये कहाँ जाएगा, है ना, ये सैलरी हेड में जाएगा, और ये यहाँ 180 मिला है, ठीक है, और ये 180 का ब्रेकअप दे रखा है इसने, 13,000 प्लस 2,000, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाता है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 10,000, ठीक है, ये सैलरी में जाएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो जब मैं बीएनपी की इनकम निकालूंगा तो उसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएनपी, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, वो मैंने लिखा कितना, 8,59,000 लेस इनकम रॉन्गली क्रेडिटेड इन पी एंड एल, ठीक है। और ये 3 इनकम जो थी वो यहाँ लिख दूंगा सैलरी, क्योंकि अगर इससे हमारा फालतू का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या, डिविडेंड, ये मैं लिखूंगा। तो कितना कितना है, 180, 78 और 10, तो 180, 78,000 और 10,000, ये तीनों क्या हो जाएंगे, लेस। एक बार फटाफट टोटल बताओ, 2,68,000
2 लाख क्या 68। 68,000। बताओ तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताओ पहले कौन सी साइड देखोगे, कौन सी साइड देखोगे, इनकम इनकम साइड। साइड। इनकम साइड। उसके बाद हमेशा स्पेस छोड़ो कि कोई भूल भूल ना जाए। एड एक्सपेंडिचर wrongly डेबिटेड इन पी एंड एल। कोई खर्चा जो पी एंड एल में रॉन्गली डेबिटेड है, ठीक है। एड एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड इन पी एंड एल। पहले एक बार हम प्राइमा फेसी देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन 37 और वो जो उसके चार भाई है 40 स्मॉल ए, 40A2, 43B, इनके बिना तो आप क्वेश्चनों पे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। सैलरी टू स्टाफ, बताओ अलाउड या नॉट अलाउड। 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 अलाउ सर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अलाउड। एक बार तो अलाउड ही होगा ना, बोलो। कन्वेंस यस और सर। पावर फ्यूल, एक बार तो क्या होगा। अलाउड। अलाउड। अलाउ। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, बच्चों ये हाउस डिसअलाउ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बोलो। नॉट अलाउड। डिसअलाउ। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रखा है, अभी कम हो रखा है। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन क्या, हाउसिंग। हाउसिंग लोन कितना, हाउसिंग लोन 1 लाख। 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, बोलो बच्चों, ये पर्सनल खर्चा हो गया ना। डिसअलाउ। नॉट यस अलाउड। सर। और ये दोनों यस जाएंगे सर। तो कहाँ जाएंगे, डिडक्शन में से जाएंगे, बोलो। भूल मत जाना। यस सर। ये नहीं कि हटा दिया तो मतलब भूल गए, इनका इनका इम्पैक्ट दूसरी साइड में जाएगा। एजुकेशन लोन, ये बताओ 80 की बारे में बात हो रही है, 80 के बारे में बात हो रही है, ऐसे बात हो रही है ना। कितना है, 26,000। 26,000। आपको पता है इनकम टैक्स में डोनेशन वगैरह अलाउड नहीं होते, बोलो बोलो। CSR के खर्चे अलाउड नहीं होते। लेकिन सेक्शन 32 से लेके जो सेक्शन 35 है, अगर आप नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को डोनेशन या CSR का खर्चा देते हो तो अलाउड हो जाता है। तो वहां पे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट वाला भी था। बताओ ये क्या हो जाएगा, अलाउड। तो ये ऑलरेडी अलाउड है, तो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बच्चों, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। यस यस सर। सर। तो आपको कभी भी टेबल वाले में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये वर्किंग कर रही थी कहाँ पे, पार्ट टाइम किसी कंपनी में काम कर रही, सैलरी मिल रही है। तो बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है, बोलो। यस सर। यस सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल होता है, बोलो। यस हाँ। सर। तो अपन देखो 13,000 इंटू 12, ये सैलरी का वर्किंग नोट बनाएंगे। और 2,000 इंटू 12, तो बताओ इन दोनों का टोटल 180 आएगा। ये हमारी यस सर। ग्रॉस सैलरी आएगी। और हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, बोलो बच्चों, कितने का, 50,000 का। प्रॉपर लिखा करो 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और बताओ 1,30,000 मेरी सैलरी इनकम आ जाएगी, बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई। यस सर। तो है ना 1,30,000 प्लस यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो सन था उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था। तो अपन देखो जल्दबाजी में अपन ने पूरी बात अभी पढ़ी नहीं। तो 180 तो ये आ गया। इसलिए पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ ले करो, ताकि अपन को ध्यान रहेगी हाँ ये क्या होगा। तो बताओ सन का क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी कर रही है। हॉस्पिटल को है चार्ज सम 60,000 फॉर ए सिमिलर ट्रीटमेंट टू अनरिलेटेड पेशेंट। बताइए, एग्जेम्प्ट। बताओ क्यों। मेडिकल ट्रीटमेंट। नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट तो है, एग्जाम कब होता है, या तो ओन हॉस्पिटल हॉस्पिटल ने होता है, प्रोवाइड कराया है इसलिए या तो ओन कंपनी हॉस्पिटल प्रोवाइड। होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है बच्चों। तो ओन हॉस्पिटल में तो क्या होगा, ये एग्जाम। एग्जाम होगा ना। लेकिन एग्जाम तभी होगा जब आप स्पाउस, चाइल्ड और डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। एज्यूम दैट सच प्रीमियम इज पेड फॉर सेल्फ और स्पाउस, और प्रीमियम भी पे किया है क्या। सर वो 80C और डी का है। एक सेकेंड, अच्छा। तो बच्चों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो अब जल्दी से बताओ सैलरी इनकम कितनी आएगी, ये एग्जाम हो गया। तो 180 हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी आ गई। 50,000 का हम ले लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। बताओ ये 31 हो जाएगा। और ये एग्जाम क्यों हुआ, क्योंकि खुद के हॉस्पिटल में इलाज होता है तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम होती है। तो बताओ ये 180 जो आपने वर्किंग नोट में बनाया, बताओ
बताओ, यहाँ पे आ जाएगी 1,30,000। आ गई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब हम बात करते हैं BNP के बारे में, अपन चल ही रहे हैं। तो BNP में हमने ये एडजस्टमेंट तो कर ही दिए जो हमको प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी के बारे में दी गई है। किसके बारे में? तो जो आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम BNP में से माइनस की ना, बोलिए, अरे माइनस की ना, यस सर। तो अब आपको वर्किंग नोट 2 बनाकर किसकी इनकम निकालनी पड़ेगी? हाउस प्रॉपर्टी की। रुक जाओ, एक बार हाउस प्रॉपर्टी को अपन बाद में देखते हैं। आगे आओ, अब जल्दी से बताओ। कन्वेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 incurred for conveyance from house to true care hospital and vice versa in relation to her employment। बोलो, ये क्या कह रहा है कि जो कन्वेंस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड सम 12,000 incurred for conveyance from house to क्या, हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइस वर्सा इन रिलेशन टू हर एम्प्लॉयमेंट। बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? Not allowed. क्यों बताओ, ये पर्सनल हो गया ना। Question. तो बताओ, बिजनेस में अलाउड या नॉट अलाउड? Not allowed. तो बताओ, कन्वेंस एक्सपेंसेस कितने रुपए है? 12,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो और जॉब का खर्चा आपने कहाँ डाल दिया? बिजनेस में डाल दिया, तो गलत है ना। बोलिए, अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 incurred for generation fuel for providing free power backup to the tenant। बच्चों, ये खर्चा कहाँ का है? जो आपने दूसरों पे मकान था। किराए पे दिया ना, उस पे जनरेटर लग रहा था, वहां पे पावर फ्यूल लग रहा था, 6,000 रुपए का। बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा आपने कहाँ डाल दिया? BNP. तो अलाउड या नॉट अलाउड? Not allowed. Not allowed. तो ये 6,000 रुपये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई, Yes, sir. है ना। उसके बाद तो ये 6,000 भी मैंने डिसअलाउड कर दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड सम 10,000 पेड एज ए म्युनिसिपल टैक्स फॉर हर हाउस। मतलब अगेन, ये क्वेश्चन किसका था? ये खर्चा किसका था? House और आपने कहाँ डाल दिया? BNP। तो बताओ, ये 10,000 भी यहाँ क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes. Yes, बच्चों, sir. डिसअलाउड या तो इसलिए होता है कि वो माँ बाप वाले जो सेक्शन थे उनके कारण डिसअलाउड होता है, या कोई पर्सनल खर्चा था, या किसी ओवरहेड का खर्चा था जो आपने यहाँ दिखा दिया। इन कारणों से सब क्या हो जाते हैं? डिसअलाउड हो जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्या बोल रहा है? अब ये क्लिनिक इक्विपमेंट्स। बच्चों, यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा, तो अपन को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा ना। बोलो। यस सर। क्लिनिक इक्विपमेंट पे रेट लगेगी 15%। वॉच 1,00,000, WDV 1,00,000 थी। फ्रेश परचेज की 28/8 को, 25,000 को कैश में किए। बताओ, जब कैश में परचेज करते हो तो कॉस्ट क्या होती है? Zero. सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया तो खर्चा डिसाइड हो जाता है। अगर कैपिटल खर्चा Yes. होता है तो उसकी कॉस्ट जीरो लेते हैं। बताओ, ओपनिंग कितनी लेंगे? 1,00,000। 1,00,000। कॉस्ट जीरो लेंगे, 1,00,000। सेल नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्लोजिंग WD कितनी आएगी? 1,00,000। और 1,00,000 का 15% हम क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन ले लेंगे ओपनिंग पे। बोलो बच्चों। Yes, Yes। sir. और ये Yes, sir. 15,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Allowed. लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन नाम से। बोलो बच्चों, सारे हो गए नहीं हो गए? बोलो। इसके अलावा उसने ट्यूशन फीस पे की है। बताओ, ट्यूशन फीस पे की है विच हैज बीन डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। तो ये ट्यूशन फीस जाएगा तो कहाँ जाएगा? ATC में। और उसने लोन वगैरह लिया है, ये भी ATE में जाएगा। बताओ, बिजनेस का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। बोलो बच्चों, अब इनका टोटल लगाना है। Sir, education loan. क्या बोल रही हो? Education loan भी रखा। ये तो ऐड कर रखा है ना मैंने, 26,000 रुपये।
ओके सर। एक बार बताना, 859 में से 268 घटाओ, और ये 126 जोड़ना इनका, प्लस 12 1 38, 144, 154, ये ऐड करो और माइनस 15,000 लेस करो। कितनी आई बिजनेस की इनकम? 30। 7,30,000. 7,30,000. 7,30,000। ठीक है, अब देखो, बोलो बिजनेस की इनकम आई नहीं आई, बोलो। यस सर। तो ये इनकम कहाँ पे आई? ये अपनी जो मेन टेबल थी, यहां अपन दिखा देंगे कितनी, 7,30,000। आ गई बात समझ में? बोलो। तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 28, 29, 30, 31, 37, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, 37 2B, 38 2, 40 स्मॉल ए, 40 कैपिटल ए, 40 48 2 की, 48 3, 40 ए इसकी वो जो चार पार्ट होते हैं 7, 40 ए 9, और डेप्रिसिएशन की बेसिक नॉलेज। अगर बच्चों आपको ये है तो बताइए, आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वो 99% आप आराम से कर जाएंगे। हाँ, साथ में आपको डिडक्शन चैप्टर की और टीडीएस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बीएनपी को हमेशा टीडीएस और डिडक्शन के बाद ही पढ़ना चाहिए। बेसिकली पर्टिकुलर टीडी डिडक्शन के बाद, तो डिडक्शन के बाद, क्योंकि डिडक्शन के बहुत रेफरेंस आते हैं। अच्छा बोलो बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? बोलिए। यस और सर। एक अपन ने जो डिविडेंड था, बताओ डिविडेंड कहाँ जाएगा? अदर अदर सोर्स। सो कितना था डिविडेंड? 10,000. तो 10,000 हम कहाँ दिखा देंगे बच्चों? अदर सोर्स में दिखा देंगे। आ गई क्या बात समझ में? बोलिए। अब आप आंसर देखते जाइए। 1,30 तो कहाँ इनकम आ गई? सैलरी में। बोलो। 7,30 कहाँ गई? कहाँ गई? BNP। और 10,000 रुपये कहाँ गई? अदर सोर्स। अदर सोर्स। अब हमारा केवल हाउस प्रॉपर्टी है, और हाउस प्रॉपर्टी में एक्चुअली एक कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन है, पता है ना आपको? बोलो। अरे कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन नहीं है? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास जहां तक बात करते हैं डिडक्शन की बात, देखो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। बताओ ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, वो तो सेक्शन 24 में अलाउड हो जाएगा? बोलो। हाँ। अरे 24 में कम पड़ जाता तब हम 80EE और AEA का सहारा लेते हैं, पहले 24 ही जाएगा ना। बोलो। Yes sir. और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर सन, अब इसके बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं अपन। अब यहां पे बोल रहा है कि ट्यूशन फीस 40,000 रुपये थी, ग्रैंड डॉटर। बच्चों आपको याद होगा 80C के अंदर 2 बच्चों की ट्यूशन फीस अलाउड होती है इंडिविजुअल को। बोलो दो बच्चों। लेकिन चाइल्ड की होती है, ग्रैंड चाइल्ड की होती है। और यहाँ पे क्या है? ग्रैंड डॉटर है। बोलो। बोलो। Yes sir. फादर को मिलता है डिडक्शन, वो अपने बच्चे का पे करेगा, दादाजी पे करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर हाँ। सर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है विच हैज बीन डेबिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट, सर इसका यहाँ पर क्या मीन हुआ? इसका तो मतलब ये है कि इसने अपने P&L बिजनेस से क्लेम नहीं किया, अपने पर्सनल खर्चों से दिया है, मतलब कैपिटल अकाउंट से दिया है। तो सर अगर जैसे यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ना हो के अगर डॉटर भी लिखा हुआ था तो फिर सर इसको अपन करेक्ट ट्रीटमेंट ही करते क्या? हाँ, फिर तो 80C में डिडक्शन लेता ना मैं, ओके सर। फिर 80C में डिडक्शन लेता। सी अवेल 8 लाख का लोन लिया है हायर एजुकेशन ओवर सन, और उसने 50,000 और 26,000 पे किया है, तो 50,000 तो प्रिंसिपल और 26,000 इंटरेस्ट। तो जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा? प्रिंसिपल और होता है, इंटरेस्ट और होता है? इंटरेस्ट पे लग रहा तो इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे? अलाउड हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों आप? बोलो। बोलिए। है। यस सर। अब इस क्वेश्चन में केवल केवल क्या बच गया? क्या बच गया? हाउस प्रॉपर्टी।
हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट बच गया। और हाउस प्रॉपर्टी में जो कंपोजिट रेंट है वो वाली बात हो रही है। तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे 78,000 का क्या दे रखा है, क्या रेंट दे रखा है, और एक यहाँ पे 1 लाख का क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। दो ही बातें ना हमारे पास, बोलो। Yes. तो आइए हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसके बाद एक घर है, एक घर है, ओके, ग्राउंड फ्लोर उसने रेंट दे रखा है। ग्राउंड फ्लोर इस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये तो क्या हो रहा है, एसओपी काम में आ रहा है। और ये क्या दे रखा है, लेट आउट। और लेट आउट कब से दिया है, 1 अक्टूबर 22। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23। तो मतलब ये 6 महीने के लिए क्या हो गया, लेट आउट हो गया। बोलो। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 22 और कंप्लीट हुआ 30/9/22। इसका मतलब बच्चों ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आई 1 अक्टूबर से। तो ऐसा नहीं कि आरईआर 12 महीने की लोगे। आरईआर 12 महीने की तब लेते हैं जब प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने हमारे पास हो, क्योंकि प्रॉपर्टी बनी 1 अक्टूबर में, तो पैक कैसे हो सकती है। मंथली रेंट कितना है, तो बताइए 10,000 रुपये पर मंथ रेंट है। द टेनेंट ऑल्सो पे 3,000 पर मंथ एज ए पावर बैकअप चार्ज। मतलब ये जो लेट आउट पोर्शन है इसमें आप रेंट तो कितना ले रहे हो, 10,000. और पावर बैकअप मतलब अदर फैसिलिटी अलग से पैसा ले रहे हो कितना, 3,000 पर मंथ. बोलो। इसका मतलब जब आपको पता था जब हम हाउस प्लस फैसिलिटी देते हैं और ब्रेकअप अवेलेबल है तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी और ये इनकम अदर सोर्स में या बीएनपी में जाएगी। बोलो बच्चों, बताया था नहीं बताया था। Yes, sir. अच्छा, शी टू के हाउसिंग लोन 12 लाख का 1 अप्रैल 22 को लिया। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर इस पीरियड के लिए 60,000 था और इस पीरियड के लिए 40,000 था। म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपये और 22-23 के लिए कितना, 5,000 रुपये। ये यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया है, इतना पे किया है और इतना पे किया है। अब मुझे बताइए बच्चों, 3,000 रुपये पर मंथ पावर बैकअप चार्ज है। प्रॉपर्टी कब से एग्जिस्टेंस में आई, अरे प्रॉपर्टी कब से एग्जिस्टेंस में आई, 1 अक्टूबर. तो 6 महीने का लेंगे ना, Yes, sir. 18,000। और पेट्रोल खर्चा कितना है इसमें, डीजल का खर्चा कितना इंक्लूड है, वहां बताया था ना, पावर 3,000। वो अपन ने नीचे पढ़ा था ना, यहाँ पे कितना इंक्लूड है, पावरफुल 6,000 दिख रहा है आपको, बोलो। Yes, sir. तो 18,000 में से क्या लेस कर देंगे, बताओ। 15,000 की इनकम कहां जाएगी, बोलो। Other Other source. source. अदर सोर्स में जाएगी। एक बार अपन ने लेस सही किया है क्या, तो 12 आएगा. कितने का था, 18 माइनस 6 ना, तो 12 आएगा। 6,000 लेस करना है। तो Yes. 12,000 रुपये आ रही है दस सोर्स की इनकम, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, पावर बैकअप वाली बात तो समझ में आ गई या नहीं आई। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी। अब हमारे पास 2 घर हो गए, कौन कौन से 2 घर, हाँ जी। अब बताओ इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी ऐसा था, आधा एसओपी और आधा लेट आउट। बोलो, बताओ इसकी जीएवी क्या होगी, एसओपी वाले की, Zero. और यहाँ जीएवी 6 महीने की। एक्चुअल कितना है 6 महीने का, 10,000 रुपये पर मंथ। 10,000. तो आरईआर भी 6,000 ही हो, 10,000 पर मंथ होगी, तो 60,000 होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया, 10,000 पे किया टोटल पूरे घर का, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो 5 तो यहाँ जाएगा और बाकी 5 यहाँ जाएगा और यहाँ अलाउड नहीं होता, बोलो।
Yes, sir. 0, ये कितना बचा? 55. 55। इंटरेस्ट पूरे घर का कितना है? 1 लाख था, 1 लाख. तो 50 तो यहाँ जाएगा, बोलो 50 यहाँ जाएगा, बोलो। 1 सेकंड, ठीक. बताओ यहाँ इनकम कितनी आएगी? 1 सेकंड, 30% टैक्स में चलो, बोलो। हाँ, 16,500. 16,500 500. और 50 जाएगा इंटरेस्ट, Yes, sir. कितना बचा? बोलो। 11,500 11,500 का क्या आया? No. लॉस आया, बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये लोन किसने लिया है? अक्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए है, रिपेयर के लिए लिया है? यहाँ क्या लिखा हुआ? रिकंस्ट्रक्शन, दिख रहा है क्या? Yes, sir. अगर हम अक्वायर और कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, जब तो एसओपी में 2 लाख तक का लॉट होता है, बोलो। Yes, sir. और रिपेयर रिनोवेशन के लिए लेते हैं तो 30,000. 30,000 तो ये कहां तक लॉट होगा? 30,000. बताओ टोटल कितना लॉट होगा? 41,500। आगे की बात समझ में? बोलिए। तो बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉट 41,500 आया, और बताओ वो सैलरी से सेट हो सकता है, ये तुम्हारी इनकम आ गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, एक चीज और है, हटा दूं ये? अरे हटा Yes, दूं? sir. अच्छा, एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जैसे ये बोल रहा है कि आपने कब लोन लिया? 1 अप्रैल 22। तो आपने 1 अप्रैल 22 को लोन लिया, ओके। हम क्वेश्चन कब का कर रहे हैं? 22-23 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिस दिन लोन लेते हैं उस दिन का अपन लिख लो। घर कब बना? 30/9/22। तो बताओ, जिस साल घर बनता है उस साल का पूरा इंटरेस्ट पोस्ट ही तो कहलाता है, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ प्री का तो कोई चक्कर है ही नहीं. नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मानता हूं। मतलब आप ये मत मानो कि हमेशा इस खतरनाक सीए के अंदर तो फिर भी यही लेवल आता है, सीएमए के अंदर नहीं आता ये लेवल, समझ गए क्या? सर हाँ, सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला आपने पॉइंट बताया सर, ये अगर अपन फ्लैट परचेज करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी ना लगता है ये। कौन सा फ्लैट? सब लगता है ना, फ्लैट में एक्वायर हो गया ना। तो फिर सर उसके अंदर भी अपने को जो 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है बांटना वैसा पड़ेगा, कर। एक्वायर एक्वायर और कंस्ट्रक्शन जब भी तो बढ़े। ओके सर। अच्छा, बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन करने, इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करने हैं। तो देखो, इलस्ट्रेशन 7 कर लिया, हो गया, बोलिए। Yes, sir. Yes. अभी आपको ये वाले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन नहीं करने, पहले आपको ऐसे वाले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करने हैं जहां पीएनएल बन के आया है। अब ये बच्चों कैश मेथड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड का। एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको डायरेक्ट मेथड का, समझ गए क्या? ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। तो 1 सेकंड, ये तो मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन में किसका करवा रहा हूं? डायरेक्ट मेथड। आई बात समझ में? बच्चों 3 तरह की फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह की फॉर्मेटिंग। देखो कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आते हैं, आप नोटिंग कर लो, फिर आप जब करने बैठो। तो एक तो होता है बीएनपी, इनडायरेक्ट मेथड, टेबल फॉर्म। ठीक है, एक बार लिखो बच्चों कॉपी में, बीएनपी, इनडायरेक्ट मेथड, टेबल फॉर्म। बीएनपी, डायरेक्ट मेथड, टेबल फॉर्म, समझ गए? बीएनपी रनिंग फॉर्मेट क्वेश्चन। बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और एक अदर देन बीएनपी क्वेश्चंस, समझ गए? एक में फॉर्म
फॉर्म का एडजस्टमेंट आ जाता है, फॉर्म वाला पॉइंट, और एक में एएमटी वाला। बोलो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या क्या लिखा आपने हेडिंग, जल्दी से बताओ। अरे हेडिंग क्या क्या लिखी? इनडायरेक्ट मेथड, टेबल फॉर्म, हाँ, दूसरा बीएनपी डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड, मेथड और रनिंग फॉर्म, डायरेक्ट बीएनपी रनिंग फॉर्मेट, बोलो। यस सर। अदर देन बीएनपी के क्वेश्चंस बोलो। एक फॉर्म का पॉइंट आ हाँ। जाएगा 40-20, वो आपको फॉर्म का असेसमेंट आना चाहिए उसके लिए, समझ गए? और एक वो एएमटी वाला पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। तो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया, वो यहां लिख दिया आप लोगों ने। बोलो कौन सा था? 5 ही था, कौन सा किया था? 7. 7। 7। तो 7 को यहां लिख दो आप, ठीक है। 11 कहां आएगा? यहां आएगा, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब अपन 7 जैसे क्वेश्चन ढूंढते हैं। 12 लिखो यहां, 12 लिखो यहां, लिख दिया? बोलिए। लिख दिया सर। ये ये बीएनपी रनिंग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है। ये कौन से Yes, कॉलम? sir. 13। ये किस में लिखोगे? अरे ये किस में लिखोगे? रनिंग फॉर्म। ठीक है, लिख दिया? यस सर। ये बीएनपी रनिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, लिख दिया? तीसरे वाले में यस सर। इलस्ट्रेशन 15, ये कौन सा वाला है? टेबल फॉर्म। इनडायरेक्ट मेथड टेबल फॉर्म, लिख दिया? यस सर। इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, समझ गए क्या? बोलो। यस सर। और जो रनिंग फॉर्मेट होता है ना, वो सॉरी डायरेक्ट मेथड, वहां आपको कैश बुक मिलेगी। तो आप इनडायरेक्ट मेथड से कर ही नहीं पाओगे। जब कैश बुक मिलती है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आता है, बोलो। तो यहां पे आप क्या करेंगे, जो इनकम आनी चाहिए बीएनपी में वो ले लेंगे, जो खर्चे, जो इनकम लेनी चाहिए वो ले लेंगे, और जो खर्चे आते हैं वो लेस कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट, जब भी आपकी कैश बुक आएगी, बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे? Direct. डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर। कितने कहां तक लिखवा दिया मैंने, कौन कौन सा है? 7, 12, 15, 15 13, लिख दिया 14। आपने? यस सर। 16 लिखो। क्या? टेबल फॉर्म, डायरेक्ट मेथड, टेबल फॉर्म नहीं, डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। लिख दिया? 17 लिखो, टेबल फॉर्म इनडायरेक्ट मेथड में, लिख रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. ये बच्चों वो सैलरी वगैरह क्वेश्चन है, सैलरी वगैरह वाला, फोर्थ वाला, अदर देन बीएनपी क्वेश्चन, यस सर। वहां लिख दो, फोर्थ वाले में। इसके लिए बीएनपी कम, बाकी चैप्टर ज्यादा आना चाहिए, समझ गए? बोलिए। सर लिख दिए। इलस्ट्रेशन 19, बीएनपी रनिंग फॉर्मेट, ठीक है। लिख दिया क्या? यस सर। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 20,
इसमें वो जो ना बीएनपी में पार्टनर वाला फर्म वाला आ जाता है एडजस्टमेंट, चौथा कॉलम था ना शायद, अरे चौथा कॉलम है ना, ये पांचवा कॉलम है। अरे जहाँ फर्म का पॉइंट आ जाता है, फर्म के असेसमेंट का फर्म वाला पॉइंट। अरे यार तुमने टेबल ही बनाई क्या यार, पीछे ले जाना पड़ेगा तुमको। तुम लिख नहीं रहे क्या जो बता रहा हूं? सर लिख रहे हैं ना। ये पांचवा कॉलम है ना, इसमें आएगा ना। यस सर। इलस्ट्रेशन 20 कौन से कॉलम में आएगा? पांचवे में। इलस्ट्रेशन 21 ये चौथे कॉलम में आएगा। बीएनपी का क्वेश्चन नहीं है, सैलरी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा? यस सर। ये भी चौथे में आएगा। बीएनपी का क्वेश्चन नहीं है ये अदर देन बीएनपी है। लिख दिया? यस सर। इलस्ट्रेशन 23 भी अदर देन बीएनपी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 24 भी अदर देन क्या है? बीएनपी। चौथे कॉलम में आ रहा होगा, सब समझ गए क्या? ये क्वेश्चन बीएनपी रनिंग फॉर्मेट में आएगा। कौन सा कॉलम है? तीसरा है ना। Yes, sir. 25 कर लिया ना आपने? कृष्णा वाला, कृष्णा ही है ना आपके 25 इलस्ट्रेशन? अरे कृष्णा वाला ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. 26 अदर देन बीएनपी वाले में आएगा। ट्वेंटी सेवन बीएनपी इनडायरेक्ट मेथड टेबल फॉर्म। कर लिया? यस सर। बस एक बार 29 को रुक जाओ ना। 25 तो इसको भी उसमें लिख दो, अदर में लिख दो उसको ना, उसमें लिख दो बीएनपी रनिंग फॉर्मेट भी नहीं, बीएनपी रनिंग फॉर्मेट में लिख दो। लिख दिया? लिख दिया क्या? Yes, sir. और आइए पहला, जो फर्स्ट आएगा वो एएमटी वाले कॉलम में आएगा। इसमें सिक्स्थ कॉलम। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये एएमटी वाले कॉलम। एएमटी बिना आपको आएगा नहीं, है समझ गए? एएमटी आपको होता है 15, बहुत छोटा सा एक टॉपिक होता है एएमटी वाला, समझ गए? आ गई क्या बात समझ में? यस सर। इलस्ट्रेशन 4 ये अदर देन बीएनपी कॉलम में आएगा, ठीक है। यस सर। इलस्ट्रेशन 5 बीएनपी इनडायरेक्ट मेथड। बोलो, कर दिया? यस सर। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 6 अदर देन बीएनपी। बोलो। डन सर। और इलस्ट्रेशन में मैंने कराई दिया, राइट। अब आप एक सेकंड के लिए
बच्चों ये तुम्हारे पेपर है 10 सालों के, मैं दोनों दिखाऊंगा CA CMA के, दिख रहा है आपको? मई 23, बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन आया? अरे कौन सा क्वेश्चन आया? कौन से वाले कॉलम से क्वेश्चन आया? इनडायरेक्ट मेथड टेबल फॉर्म। पहले वाले पॉइंट से आया ना, बोलो, दिख रहा है क्या? और नीचे फिर आपको और एड्स की इंफॉर्मेशन दे देता है ये, है ना? अब मैं नंबर वाइज का पेपर लेता हूं, बताओ कहां से आया ये कौन सा आया? डायरेक्ट मेथड। दिख रहा है डायरेक्ट मेथड, बोलो। और फिर Yes, ये sir. अदर एड की इंफॉर्मेशन CA वाले में कुछ ज्यादा आ जाती है। मई 22, बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन सा आया, दिख रहा है आपको? Running. रनिंग PNP रनिंग फॉर्मेट दिख रहा है? Yes, sir. ये किससे आया? Indirect. टेबल टेबल फॉर्म इनडायरेक्ट मेथड, बोलो। Yes, sir. सर। जुलाई 21, बोलो। आगे का समझ टेबल में? Indirect. हम्म, बोलो, दिख रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. जनवरी 21, अब ये क्या है, रनिंग फॉर्मेट, बोलो। Yes, sir. तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर मैं CA वाला खोलूं, ओ CMA वाला, कहाँ मिलेंगे पेपर, कोर्सेज में या कहाँ? अरे कहाँ मिलते हैं? तुमको पता नहीं है कहाँ मिलते हैं हमारे पेपर? सर एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ये जो सब ओल्ड स्कीम न्यू वाला नहीं आ रहा क्या इसमें? वो कहाँ है न्यू वाले जो अभी लेटेस्ट पेपर आया, सर वो नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर है। इसमें आ नहीं रहा। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया आपको। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारा जून 23 का पेपर था, है ना? ऑब्जेक्टिव के तो क्या कहने हैं, वो रुक जाओ। एक तो तुम्हारा ये क्वेश्चन उस पे आया है, वो 120 वाला, वो 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट था ना? अरे 120 दिन वाला है ना? यस सर। ये हाउस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। ये सैलरी का बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन जो अभी मैंने टेस्ट में लिया था, ठीक है? हाँ सर। अब ये चैप्टर 6 से के सिंपल सिंपल पॉइंट पूछ रहा है,
ये एग्रीकल्चर का वो क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में था एज इट इज आया। बताओ रिटर्न लॉस कौन कौन से लॉस होते हैं जो लॉस रिटर्न के बारे में पूछ रहा है, समझ रहे हो? और ये रनिंग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बोलो, Yes, sir. ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? अरे वो वाला लास्ट वाला, अदर देन बीएनपी, बोलो। अरे एक कॉलम बनवाया ना अभी तुम्हारा Yes, sir. उसमें से आया है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है? 2 क्वेश्चन आ गए ना बीएनपी के, बोलो। First column. भाई ये तो अभी जो मैंने आपको कॉलम बनाया ना, एक क्वेश्चन तो आया 4th कॉलम से और एक आया कहाँ से? First, sir. फर्स्ट कॉलम से। बस ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? बोलो। यस अब आपको क्या करना है? अब अभी मुझे बताओ जल्दी से, जो मैंने आपको ब्रेकअप करवाया कितने कॉलम में? 28 5 क्वेश्चन है सारे, इनका ब्रेकअप कराया 6 कॉलम में कराया ना। यस सर बताओ फर्स्ट कॉलम में कितने क्वेश्चन थे इनडायरेक्ट मेथड वाले, टोटल लगाओ जल्दी से। 8 8। डायरेक्ट मेथड वाला एक ही है ना? अरे एक ही है ना? Yes, sir. बीएनपी sir. रनिंग फॉर्मेट 5, 5 और अदर देन बीएनपी 7, और 3 3, फॉर्म 3 नहीं, कौन सा? फॉर्म का एक है ये कौन सा है? फॉर्म का एक ही है और एएमटी 3 3। 8 9 14 21 22 हो गए यहाँ पे करीब। कोई और भी कॉलम था क्या? नो सर अच्छा, अब इसका क्वेश्चन एक तो मैंने करवा दिया, बोलो बोलिए। यस सर आपको ये वाले 3 क्वेश्चन करने हैं, समझ गए क्या? आई क्या बात समझ में? यस yes, sir. और ये तो उसका जो तीसरा कौन सा, इसके बाद जो आएगा ना 7वें के बाद जो भी आएगा, समझ रहे हैं क्या? यस सर वो 3 आप कर लो। ये जो अदर देन बीएनपी है, इसके जो भी आएंगे 3 करने, समझ गए क्या? बोलो। यस सर Yes, sir. बीएनपी रनिंग फॉर्मेट के स्टार्टिंग के 2 करने हैं, समझ गए बात को? अरे आगे की बात, यस सर ये तो एक ही है, एक करना है। एएमटी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो तीनों कर लेना है, समझ गए? अब मैं इसके जो 3 है, इसके जो 3 है स्टार्टिंग वाले नंबर, समझ गए क्या? अरे स्टार्टिंग वाले नंबर, यस सर ये Yes, sir. ये 2, ये 3 और ये 3, ये एक बार आप कर लेना, ठीक है? और मैं इनको आपको क्या करूंगा, सारी ये वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको, समझ गए क्या? यस सर और ये आज ही मैं करीब शाम को, बताओ कितने बजे ले सकता हूँ मैं क्लास, कब तक कर लोगे तुम ये क्वेश्चन? दिन में कर लूँ अगर, कब तक ले लोगे? अरे करे हुए होंगे ना तुम्हारे। सर रात में ले लेना है क्या 9 बजे ले लूँ? यस सर यस सर। तो 9 बजे आप इनको करके रख लेना, मैं एक बार इनको फटाफट डिस्कस कर लूंगा आपसे। आगे बात सर समझ ये में? वाली क्लास अपलोड कर दूं? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों? यस आपको सर पता होना चाहिए कि किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में हर वैरायटी के एक एक 2 क्वेश्चन करके चलो, ताकि आपको अटपटा सा ना लगे, समझ गए बात को? थैंक यू।